सीबीएसई बोर्ड से हो आप या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो आपका, तो आपके लिए एक बेहतर टाइम टेबल क्या हो सकता है, किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, कुछ इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करो, 95 प्लस लाना चाहते हो, 90 प्लस लाना चाहते हो, तो उसके लिए देखो आपको मेहनत तो करनी होगी। कोई ऐसी वीडियो नहीं होती जो आपको मार्क्स दिला देगी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती है कि 10 दिन में 90% कैसे लाएं, 20 दिन में 90% कैसे लाएं, 1 घंटे में 90% कैसे लाएं, 2 दिन पढ़ोगे 99% आ जाएंगे, ऐसे पढ़ लोगे तो 99 आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियो होती है, देखिए, लेकिन स्कोर उससे नहीं होता। अगर आपको 95 प्लस 99 प्लस लाना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में, और ये काफ़ी मतलब डिमांड वाला टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए कह भी रहे थे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और एक चीज़ ये ध्यान रख लें कि वीडियो को तभी देखें जब आप आगे कर सकते हो। अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो, आप बातों को समझ सकते हो, मान सकते हो, तो आप वीडियो को आगे देखें, वरना आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। अगर आप नहीं मेहनत कर पाओगे तो फिर आपके लिए वो कोई अहमियत नहीं रखेंगी वो बातें। देखिए, टाइम टेबल की बात करते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल आपने ना जाने कितनी बार बनाया होगा, ना जाने कितनी बार सुना होगा, ना जाने क्या क्या टाइम टेबल पे किया होगा। लेकिन टाइम टेबल जो है बहुत ही मतलब परेशान करने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल बनाते सभी हैं। आप भी बनाते हो, मैंने भी बनाया है, हम सभी टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, 2 या 4 दिन तक ही फॉलो करते हैं हम उन बातों को। 2-4 दिन से ज़्यादा हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। हम लिखते हैं कि इतने बजे हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, पूरा टाइम टेबल बनाते हैं, पर वो 2-4 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाता। सभी के साथ ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता ये। क्यों नहीं चल पाता, आपने कभी सोचा है? इसलिए क्योंकि आपके अंदर जुनून नहीं है, आपके अंदर वो पागलपन है ही नहीं। जो एक पैशन चाहिए किसी के स्टूडेंट के अंदर, वो आपके अंदर नहीं है, तभी आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो जो चीज़ें बनाते हैं, जो टारगेट रखते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है। तो सभी के बस की बात नहीं है। तो आपको सोचना है कि आप किस लेवल पे हो, और आपको अपनी आदतें बदलनी है या आपको अपनी आदतें वैसी ही रखनी है जैसी कि पहले थी। तो कोशिश ये करो, अगर आप बदल लोगे खुद को तो फायदे में रहोगे। ठीक है। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको भविष्य में अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर आपको बहुत बड़े लेवल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। आपको आज के सुख छोड़ने पड़ेंगे। आज आप जो लग्जरी वाला जीवन अगर आप बिता रहे हो, आराम से सो रहे हो, आराम से उठ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है बेमतलब की, ठीक है, जब देखो तब वीडियो गेम खेलने में लग रहे हो, घूमने फिरने में लग रहे हो, पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हो, और अपना ज़्यादा समय अगर आप बाकी चीज़ों में अगर बिता रहे हो, तो ये आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। ये सुख आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ पा पाओगे। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको आगे लास्ट में बताऊंगा टाइम टेबल, समझते हुए चलो मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट की। देखिए, टॉपर स्टूडेंट हर कोई नहीं होता, नॉर्मल स्टूडेंट बनना बहुत आसान है। हर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट ही होता है, लेकिन इस लेवल पे पहुंचने वाला स्टूडेंट जो होता है वो खास होता है, स्पेशल होता है। अब आपको इस लेवल पे अगर पहुंचना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा समझो, जब हम 12th क्लास में आते हैं, जब हम 11th क्लास में होते हैं, 11th क्लास के जब हम एग्ज़ाम देते हैं, 11th क्लास का जब रिजल्ट आता है, जब हम 11th से पास होकर 12th में आते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग में क्या सोच होती है? हम हमेशा ये सोचते हैं भाई 12th क्लास में जाएंगे तो आग लगा देंगे, 12th क्लास में जाएंगे तो इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, टॉप कर देंगे 12th क्लास में। 12th क्लास में हम पूरे साल पढ़ेंगे। मतलब पहले से ही हम ये सोचते हैं, हर बच्चा यही सोचता है कि 12th क्लास में 11th में मजे कर लेता हूँ, 12th में पढ़ लूंगा बढ़िया तरीके से, और बहुत मेहनत करूंगा 12th क्लास में, 11th में आराम से कर लेते हैं। यही होता है। और इसलिए क्या होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है ना, उसके स्टार्टिंग के, मैं इसको मंथ बांट देता हूँ। मान लो कि ये आपके 3-3 महीने हैं। ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि मार्च में आपके क्या होने लग जाते हैं, एग्जाम होने लग जाते हैं। ठीक है। तो फेब और मार्च का आप एग्जाम में ही छोड़ दो, उसे मत जोड़ो, आप इससे पहले का समय देखो। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ होती है ना, वो ऐसी चलती है। कभी उसने ज़्यादा पढ़ लिया किसी महीने में, फिर उसके बाद वो नीचे आ गया, नीचे लेवल पे, यानी उसने कम पढ़ा। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है उसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। शुरू के महीने में हम यही सोचते हैं अप्रैल में यार मई में पढ़ेंगे, 1 मई से पढ़ेंगे। मई आता है, मई में भी सोचते हैं चल यार 1 जुलाई से पढ़ेंगे, अभी तो गर्मी बहुत है, गर्मी खत्म हो जान तो। ठीक है।
जून भी चला जाता है, जुलाई से पढ़ेंगे, जुलाई तक आता है, लेकिन जब अगस्त सितंबर आता है उस वक्त हमारा थोड़ा सा लेवल उठने लग जाता है। लेकिन फिर से उतार चढ़ाव जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, कभी ज़्यादा मतलब हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, तो कभी फिर से उसी लेवल पे आ जाते हैं बिल्कुल नीचे। और जैसे जैसे मतलब पेपर के नज़दीक आने लग जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। यानी अगर आप देखोगे कि लास्ट के जो मंथ हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, इन लास्ट के मंथ में वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जो शुरू के मंथ होते हैं वहाँ वो यहाँ पे नहीं पढ़ पाते हैं। इनका ग्राफ आप देखोगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का होता है। हो सकता है आपने भी ऐसा करा हो, आपने 2 दिन बहुत अच्छा पढ़ा हो, 2 दिन आपने बिल्कुल ना पढ़ा हो, किसी दिन आपने 8 घंटे पढ़ लिया हो, किसी दिन आपने 1 मिनट के लिए किताब भी ना उठाई हो सकता है आपने 10 दिन 15 दिन टाइम टेबल बनाया, बहुत जोश में हो, बहुत जुनून में हो कि हाँ चल अब पढ़ूंगा, 10 दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, 11वें दिन आपने फिर वही हाल कर दिया, नहीं पढ़ना। तो ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का ग्राफ है। यहीं पे अगर मैं टॉपर से कंपेयर करूं तो टॉपर का देखो कैसा रहता है। टॉपर जो होते हैं वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके आते हैं कि भाई मुझे करना है करना है करना है, ठीक है। उनका जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आता जल्दी से। और कोई मजबूरी कोई परेशानी हो तो थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो आ गया, वरना देखो आप समझो इसे समझो और इसे समझो, आपको अंतर दिख रहा होगा कि वो हर महीने में अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाते रहते हैं और मेहनत ज़्यादा करते रहते हैं। ये होता है टॉपर स्टूडेंट में फ़र्क और नॉर्मल स्टूडेंट पे। तो आप जब देखते हो कि एक क्लास में मान लो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट है टोटल, और इसमें से मान लो अगर आप जब रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे 2 या 3 या 5 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, जो 90 प्लस जा रहे होंगे, ठीक है, या हो सकते हैं 6-7 स्टूडेंट हो जो 90 प्लस जा रहे होंगे। बाकी सारे के सारे जो बचे हुए स्टूडेंट होते हैं वो 90 से नीचे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं तो जो 80 से 90 के बीच में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 70 से 80 के बीच में होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो 60 से 70 के बीच में होते हैं, और कुछ तो ऐसे भी महान होते हैं जो बहुत ही कम नंबर ला पाते हैं। तो ये होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट होता है उनका पढ़ाई का तरीका ये वाला होता है, इसीलिए वो अलग ही होते हैं, और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो इस लेवल पे होते हैं। आप कौन से स्टूडेंट हो आपको खुद डिसाइड करना है। मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट था, केवल पास होना मेरा उद्देश्य था। जब मैंने क्लास 11 तक केवल पास होने के लिए पढ़ा था, केवल पास होना, नंबर से, मार्क्स से, परसेंटेज से मुझे कोई मतलब नहीं था। अगर मेरे 33 नंबर आ जाते थे और मैं पास हो जाता था 100 में से 33 ला के, तो मैं बहुत खुश होता था, जैसे मैंने बहुत कुछ पा लिया हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल पास होना था, परसेंटेज से हमें कोई लेना देना नहीं था। अगर आप ऐसा सोच रहे हो 12th क्लास में तो आप बहुत भारी गलती कर रहे हो, क्योंकि 12th के मार्क्स जो हैं बहुत मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप आगे जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, आप एडमिशन लोगे कॉलेज में, तो आपको वहाँ पे 33% वाले बच्चे की तो कोई पहुँच ही नहीं है। यहाँ तो जो 80% नंबर लेकर आते हैं, 80% नंबर ले आते हैं जो बच्चे, उनको भी कॉलेज नहीं मिल पाता। समझ रहे हो ना, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। 95% बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं, फिर भी पहली कट ऑफ में उनका एडमिशन नहीं हो पाता। अब आपके लिए तो 95% हो सकता है बहुत ज़्यादा होते हो, लेकिन 95 में भी जल्दी से अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, पहली कट ऑफ में एडमिशन नहीं हो पाता। 95 वालों को भी दूसरी कट ऑफ का, तीसरी कट ऑफ का, चौथी कट ऑफ का वेट करना पड़ता है। तो समझिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो यहाँ पे तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते पास होने वाले स्टूडेंट। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको हार्ड वर्क करना है। समझ गए? अब थोड़ा सा और समझो, टॉपर की बात करते हैं थोड़ा। क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, सभी टॉपर बन सकते हैं क्या? सभी टॉपर बन सकते हैं? सोचो, क्या ऐसी कोई क्लास देखिए जहाँ पे 50 बच्चे पढ़ते हैं और 50 के 50 बच्चे 95 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो? ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं होता ही नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा उस लेवल की मेहनत करता ही नहीं है। जिस तरीके से आपने सुना है ना ये वाला गाना कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, वैसा ही बिल्कुल होता है। हर किसी को टॉपर बनने का मौका भी नहीं मिलता है, हर कोई टॉपर भी नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। आगे देखिए, हार्ड वर्क करें टॉपर बन जाएंगे, या स्मार्ट वर्क करें तब टॉपर बनेंगे, या हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करेंगे तो टॉपर बनेंगे। तो देखिए आपको दोनों ही करना पड़ेगा, आपको कठोर मेहनत भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। इस आगे की वीडियोस जो आएंगी उनमें मैं आपको स्मार्ट वर्क पे एक वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको। सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, सीरियस बिल्कुल होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रति। नहीं हो तो बहुत दिक्कत होगी। हमारे पास, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे। अगर आपके पास एडिशनल नहीं है तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे। और यहाँ पे गलती क्या करते हैं हम, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं।
एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पे हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते और हम सोचते हैं कि उसको लास्ट में कर लेंगे या पेपर से पहले कर लेंगे और ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हो। देखो, आपके सामने कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे आपका ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा आप मेहनत करते हो, और ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हो। तो इग्नोर करने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं उसे भी देखेंगे, और मेहनत करने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं उसे भी देखेंगे। इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, इंग्लिश बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल भी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और खासकर पॉलिटी में और हिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनको ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हार्ड है कर लेते हैं। कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसे इग्नोर भी करते हैं। और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं पर उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। मान लो आपने इन 4 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, आपको कॉलेज में भी 4 ही सब्जेक्ट की परसेंटेज जोड़नी है। आप में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको क्या विश्वास है आप इन 4 में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे? आप कितने ले आओगे? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं 90 ले आऊँगा, पॉलिटिकल में मैं 90 ले आऊँगा, हिस्ट्री में, लेकिन इकोनॉमिक्स में 90 आराम से बच्चे नहीं ला पाते। इंग्लिश में तो भाई आप ये लगा लो 90 प्लस लाना एक बहुत बड़ी जंग होती है। तो आप अपना टाइम इस जगह पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो, यहाँ पे आपके 90 नहीं आ पाते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको कम मेहनत में, यानी आपने इंग्लिश में जितनी ज़्यादा मेहनत की, देखो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश में मेहनत मत करो, इंग्लिश में नंबर नहीं आएंगे या इंग्लिश को छोड़ दो, पर मैं आपको जो कह रहा हूँ उसे समझिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में जितनी मेहनत आपने इंग्लिश में करी थी या इकोनॉमिक्स में की थी और आपके 90 नहीं आ पा रहे थे, अगर उसका आधा उसकी आधी मेहनत भी अगर आप फिजिकल में कर दोगे तो आपके 90 कोई रोक नहीं सकता है, 90 प्लस आएंगे अगर आपने फिजिकल में कर दी। और ये कौन सा सब्जेक्ट था? ये वही सब्जेक्ट था जो आप इग्नोर कर रहे थे। अब समझिए, जियोग्राफी, कुछ बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कुछ बच्चे इसको इग्नोर वाली कैटेगरी में रखते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे। जियोग्राफी में अगर आपने जरा सा भी हार्ड वर्क कर दिया तो यहाँ पे 95 प्लस, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता हूँ मैं जियोग्राफी को, अच्छा स्कोर करते हैं, इसमें बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं अगर जियोग्राफी पढ़ते हैं तो। यहाँ तक कि आप देखोगे, जैसे सचिन सर का एग्जाम्पल लिख लो, 98 मार्क्स हैं उनके जियोग्राफी में, ठीक है। आप समझो कि कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। आगे देखो, होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 98 और ये 100 तक दिला देता है बच्चों को। अगर आपने 2019 के टॉपर का एक वीडियो देखा है, वहाँ पे एक सना नाम की लड़की थी जिसने पूरी दिल्ली में टॉप करा था, आप उसका वीडियो देखो, मैंने उसका इंटरव्यू ले रखा है, प्लेलिस्ट में आपको दूंगा मैं लिंक, वहाँ से आप इंटरव्यू देखो। 100 नंबर हैं होम साइंस में, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सोशोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, अजीब लगता है, डर लगता है, पता नहीं क्यों। कुछ को बहुत आसान लगता है सब्जेक्ट, कुछ को बहुत मुश्किल लगता है। स्कूल में टीचर ही नहीं होते कई सारे स्कूलों में सोशोलॉजी के, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, नहीं होता। तो यहाँ पे आप समझो एक सबसे ज़्यादा इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट है हिंदी। इसको तो सब ये सोचते हैं ये लैंग्वेज जो है बहुत आसान है, इसमें तो हमें बिल्कुल मेहनत करनी ही नहीं है और हम कर जाएंगे और हो जाएगा, ठीक है, ये सोचते हैं। अब यहाँ पे आप समझो स्कोरिंग सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे मैंने इतने सारे सब्जेक्ट रखे हैं, हो सकता है आपके पास इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट हो अदर जिसका मैंने यहाँ पे नाम ना लिया हो सकता है बिल्कुल। तो आप देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, मैं जिस पे निशान लगा रहा हूँ आप इसको थोड़ा सा आंख खोल कर देखो। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और इसको हमने कौन सी कैटेगरी में डाल रखा है? इग्नोर वाली कैटेगरी में। हो सकता है आपने भी इसको इग्नोर किया हो। इधर से आ जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं? ये जो सब्जेक्ट मैंने जो गोले लगा रखे हैं ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जिसमें बड़े आराम से बच्चों के 95 प्लस आ जाते हैं अगर वो हार्ड वर्क इनमें कर लें तो, थोड़ा सा भी कर ले तो। और ये 2 सब्जेक्ट जो है भाई, इसमें बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारी मातृभाषा वगैरह नहीं है, हम इंग्लिश के इतने टच में नहीं रहते हैं। इंग्लिश हमें बचपन से ही मुश्किल लगती है, टफ लगती है, हार्ड लगती है, तो इस वजह से भी हो जाता है कि हमें इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आ पाते। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा इंग्लिश में दिक्कत आती है। इकोनॉमिक्स तो ऐसा लगा लो कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल लगती है उन्हें। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे ये कहते हैं इकोनॉमिक्स आसान है, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से बात किया है, कहते हैं इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको स्कोर बहुत अच्छा नहीं दे पाते हैं, ये बहुत कम ही बच्चे हैं जो इनमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं। इंग्लिश में भी भाई 90 प्लस ले आते हैं बच्चे, ठीक है, 95 ले आते हैं इंग्लिश में, इको में भी 95 98 ले आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्क्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी से नंबर नहीं आ पाते 90 प्लस जितनी आसानी से आप इन सब्जेक्ट में ले लेते हो।
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ से आपसे ये बोलते हैं कि टॉप 4 सब्जेक्ट की, बेस्ट 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज जोड़ो। अब मान लो आपने बहुत हार्ड वर्क करा, इंग्लिश में पूरे साल आपके आ रहे हैं 70 नंबर, इको में बहुत हार्ड वर्क करा, आपके आ रहे हैं 80 नंबर, पॉलिटी हिस्ट्री में हार्ड वर्क करा, यहाँ पे आपके 90 आ रहे हैं। लेकिन फिजिकल में आपने हार्डवर्क नहीं करा, यहाँ पे आपके 70 आ रहे हैं। ज्योग्राफी में आपने हार्डवर्क नहीं करा, जहाँ पे आपको जरूरत थी वहाँ पे आपके 70 आ रहे हैं। होम साइंस में आप ला सकते थे, यहाँ पे केवल 70-75 नंबर आ रहे हैं। सोशोलॉजी में स्कोर कर सकते थे, केवल 80 ला रहे हो। हिंदी में आप बड़े प्यार से 95 ला सकते थे, लेकिन आपने मेहनत नहीं करी, केवल 80 ला रहे हो। तो आपका कॉलेज में इसीलिए एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप 12वीं में सही तरीके से पढ़ते ही नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में हम स्कोर कर सकते हैं जो हमें कॉलेज पहुंचाएगा। अगर आप इनमें से किसी में भी टॉप 4 जोड़ने होते हैं, आप यहाँ से 2 सब्जेक्ट अच्छे ला रहे हो, यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से आपके किसी 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो, उन 2 सब्जेक्ट को जोड़ दो और टॉप 4 की आपकी कट ऑफ बन जाएगी, परसेंटेज बन जाएगी, उस हिसाब से आपका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हमने कभी ऐसा सोच के पढ़ा ही नहीं होता, हमने कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होता। ये होता है स्मार्ट वर्क। आप केवल हार्ड वर्क पे लगे हुए थे, केवल हार्ड वर्क पे लगे हुए थे, आपको नहीं पता था कि स्मार्ट वर्क की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन की वजह से एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में, क्योंकि उनके उसमें 90+ आ रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी और इन सब्जेक्टों की वजह से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जिनमें उनके बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क कर लेते हैं 1-2 जगह और वहाँ पे नहीं हो पाते, नहीं जा पाते। समझ गए ना? तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है और वहाँ पे आप आराम से फोकस करोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझ लो। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे टाइम टेबल की। बहुत आप कह रहे हो टाइम टेबल तो बताया ही नहीं, पता नहीं क्या कहानी बता दी। अगर ये कहानी अभी तक की समझ में आ गई ना आपको, तो आपको टाइम टेबल का तभी फायदा मिल पाएगा। देखिए, टाइम टेबल के लिए क्या है, मैं आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ, इसे समझिए। आपका मैं एक ऐसा टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ केवल 10 डेज का, केवल 10 दिन का मैं आपको कह रहा हूँ टाइम टेबल। क्योंकि देखो, आपने किस लेवल की पढ़ाई करी है, कितने सब्जेक्ट पूरे करें, कितने सब्जेक्ट पूरे नहीं करें, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, आपको ही पता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, आपको उस गूगल फॉर्म को जाके भरना है, अपनी डिटेल भरनी है, आप किस बोर्ड से वो भरना है, और आपको अपने सब्जेक्ट, एक मैंने वहाँ पे एक कॉलम बना रखा है सिलेबस स्टेटस नाम से, सिलेबस का क्या स्टेटस है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है, अपने सारे सब्जेक्ट लिख देने जो आपके पास सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, और बता देना है कि ये आपका कंप्लीट है, ये आपका कंप्लीट नहीं है, ये आपका कंप्लीट है, ये आपका कंप्लीट नहीं है। जो भी आपका कंप्लीट है आपको वहाँ बताना है। उसके अनुसार मैं आपका 1 दिसंबर को एक टाइम टेबल बनाऊंगा, फुल टाइम टेबल। लेकिन इससे पहले एक 10 दिन का टाइम टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम टेबल जो होता है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही दिन फॉलो कर पाते हैं। 10 डेज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं पाते फॉलो। तो इतना सुनने के बाद अगर आपके अंदर जरा सा भी मोटिवेशन आया और आपको लगता है कि हाँ भाई मैं हार्डवर्क कर लूँगा, तो अब आपके सामने टाइम टेबल रख रहा हूँ, आप इसे समझिए। आपके पास ये सब्जेक्ट है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री। इसके अलावा अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं है तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। 10 डे का आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, डेली आपको 1-1.5 घंटा देना है आपको एक सब्जेक्ट को, ठीक है। डेली आपको 10 दिन के लिए, केवल 10 दिन तक मेहनत कर लो, आपको देना है 1.5 घंटा। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी 100 बच्चों पे एक सर्वे करा, मैंने 100 बच्चों से ये पूछा कि आप रोज कितने घंटे तक बड़े आराम से पढ़ लेते हो। ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सर्वे किया था, जिसमें से 100 बच्चों में से 50% से ज़्यादा बच्चे ये कह रहे हैं कि हम केवल 3 घंटे ही पढ़ पाते हैं डेली, ठीक है। और 8 घंटे पढ़ने वाले केवल और केवल 11% है, ठीक है। 6 घंटे, 5 घंटे, आप इस तरीके से देख सकते हो सकता है इसमें ऊपर नीचे हो, कुछ ने जानबूझ के गलत टिक कर दिया हो, कुछ नहीं, लेकिन एक एवरेज हम मान के चलें तो 3 घंटे वाले मेहनत करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं और बाकी कोई नहीं है। तो आप अब 3 घंटे को बढ़ा के 6 घंटे पे लाओ। आप सब्जेक्ट बना लो अपने, केवल 10 दिन के लिए बता रहा हूँ। 10 दिन के लिए आप केवल 4 सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट पे फोकस कर लो। 4 मेन सब्जेक्ट पे, यहाँ पे जो आपके सामने मेन सब्जेक्ट रखे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इनमें से कोई भी, या तो इंग्लिश या हिंदी कोई भी ले लो। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट हो आप उसे ले सकते हो। मान लो किसी के पास इको नहीं है, पॉलिटी, हिस्ट्री ज़्यादातर के पास होती है, तो ये मान के चल रहे हैं 1.5 घंटे पढ़ो। 10 दिन का टाइम है, सिलेबस आपके पास बहुत कम है। आज मैं, मान लो आप 20 नवंबर को वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास 30 नवंबर तक का टाइम है। 30 नवंबर को ठीक मैं 10 दिन बाद आपसे दोबारा वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पूछूंगा कि कितने बच्चे इसको फॉलो कर पाए। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, आपने डेली 1.5 घंटा इन सब्जेक्ट को दे दिया, आप चाहे सुबह पढ़ो, चाहे दोपहर में पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, चाहे कभी भी पढ़ो, अगर आपने डेली 1.5 घंटा दे दिया इन सब्जेक्ट को, तो समझ लेना कि आप इस लायक हो कि आपको एक फुल टाइम टेबल में बना के दूँ। और अगर आपने नहीं कर पाया और आपने 2 दिन फॉलो करा और तीसरे दिन नहीं फॉलो कर पाए, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी मतलब ये समझे ना कि आप अगला फुल सिलेबस कर पाओगे या फुल
टाइम टेबल को कर पाओगे। तो फुल टाइम टेबल जो है आपका 1 दिसंबर को बना के दूंगा मैं, ठीक है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट को वेटेज दूंगा। अभी क्या है हमारा, जैसे हम फिजिकल की वीडियो लेके आ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की वीडियो हम आपका 10 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। आज से ठीक 1 दिसंबर तक हो सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो 1 दिसंबर को आपका फिजिकल का कवर हो जाएगा पूरा। हिंदी हमने पूरी कवर करा रखी है, आप केवल वो चैप्टर पढ़ लो हिंदी में, वीडियो देख लो जो आपके सिलेबस में इस साल है, ठीक है। इंग्लिश का नया कोर्स ले आएंगे बाद में, और आप इन सबको कर लो। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पॉलिटी में आपका अगर पूरा सिलेबस होगा, ज़्यादातर का नहीं होगा तो 10 या 20% का आपका बचा होगा दोनों सब्जेक्ट में। अगर आप पॉलिटी हिस्ट्री को मेन इन 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो 1 दिसंबर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी लाइव क्लास। 1 दिसंबर से हम लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री को लेकर चलेंगे, जिसमें पॉलिटी के चैप्टर और हिस्ट्री के चैप्टर आपको कराएंगे, और इसमें हम रिवीजन कराएंगे आपको। टोटल रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आप समझिए, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपका सिलेबस तो पूरा होना चाहिए ना। अगर आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो आप कैसे उसका रिवीजन करने के लिए बैठ जाओगे? फायदा मिलेगा आपको? नहीं मिल पाएगा आपको उतना फायदा। अगर आप उसको पहले से पढ़ के आए हो, लाइव क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन रखूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा लाइव में, आप नहीं बता पा रहे हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं बता पा रहे, तो क्या रिवीजन हो रहा है वहां पे? कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना। तो आपको पहले ये 2 सब्जेक्ट कवर करके आने हैं। तो आप ये समझ लो कि अपने केवल 10 दिन तक डेली 6 घंटे पढ़ लो, केवल 10 दिन तक डेली 6 घंटे पढ़ लो। उसमें से 4 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से रख लो। पॉलिटी हिस्ट्री आपको ये कंपलसरी रखने हैं, क्योंकि आपको ये कवर करने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका किसी में सिलेबस कवर है तो आप सब्जेक्ट बदल सकते हो अपने हिसाब से। और 4 घंटे 6 घंटे डेली के दे के 10 दिन तक आप देकर जब आप आओगे कमेंट में तब आप मुझे बताना, ठीक है। तो यही आपका, इतना ही सिलेबस आपको बताना था, इतना ही आपका टाइम टेबल बताना था टोटल। आप इसे फॉलो कर लो। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो मैं मान लूंगा कि आप हार्ड वर्किंग हो और आप हार्ड वर्क कर पाओगे। फिर 1 दिसंबर को मैं आपको फुल सिलेबस के अनुसार आपको पूरा फुल टाइम टेबल बना के दूंगा, और तभी बना के दूंगा जब आप खुद डिमांड करोगे और खुद कहोगे कि हाँ आपने वो जो 10 दिन वाली बात कही थी मैंने वो पूरी कर ली है, मैं खरा उतरा हूँ उस पर, और अब मुझे आप पूरा फुल बता दो, फिर मैं आपके सारे सब्जेक्ट का बता दूंगा। और वहीं पे हमारी डेली लगभग लाइव भी चलती रहेगी, रात में 1 से 1.5 घंटे की लाइव होगी, और पूरा दिन आपके पास होगा, आप अदर सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो। 10 दिन में हम फिजिकल भी आपके करा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मैं बहुत कोशिश की है मैंने आपको सभी चीज़ें बताने की, कि कैसे बच्चे स्कोर कर सकते हैं, किन सब्जेक्टों पे मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप हार्ड वर्क कर सकते हो, सारा आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टाइम मिलेगा तो रिप्लाई जरूर करेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने कल वाली वीडियो में टाइम टेबल के लिए कमेंट किया था, मैंने रिप्लाई किसी का नहीं किया है, लेकिन मैंने कमेंट सबकी पढ़ी है। तो सबके कमेंट को पढ़ने के बाद ये टाइम टेबल लेके आए हैं। और मैंने केवल टेम्परेरी टाइम टेबल क्यों दिया, केवल 10 डेज का। यहाँ पे मैं फुल बता सकता था लेकिन मैंने फुल नहीं बताया। रीजन यही है, मैंने टेम्परेरी इसलिए दिया है आपको क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ज़्यादा लंबे उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।